अगर आपकी जिंदगी का एक पर्पस डिसाइडेड है और हमारा हर एक्शन और एक्टिविटी अगर उस पर्पस पर डिपेंडेंट है तो आप समझ लेना कि आपकी जीत हो गई। ये बात और बहुत अच्छी तरह से मुझे तब समझ में आई जब मैं सरदार पटेल को पढ़ रहा था। मैं उनका एग्जाम्पल लूंगा, यहां पर कोई भूमिका लंबी चौड़ी नहीं बनाऊंगा। पूरा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि नेहरू जी की और सरदार पटेल की बनती नहीं थी बिल्कुल। ये अलग बात है कि अब सरदार पटेल को बीजेपी ने ले लिया और नेहरू जी को कांग्रेस ने ले लिया। ये पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है दोनों कांग्रेस में थे, दोनों गांधी जी के अनुयायी थे, नेहरू जी और सरदार पटेल, पर उन दोनों की कभी बनी नहीं। पूरे देश को पता है। और मुझे एक पत्र मिला जब मैं सरदार पटेल को पढ़ रहा था, तो एक पत्र मिला, और एक पत्र उस वक्त का है जब चौथी बार नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। मैं यहां नेहरू जी को और सरदार पटेल को किसी को एडिफाई और डीडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को यूज कर रहा हूं एज ए एग्जाम्पल, और मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में, हमारे थॉट प्रोसेस में और हमारे प्रोजेक्ट में। तो आप ये मत समझना कि मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूं या सरदार पटेल की बात कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो या क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उस वक्त जब उनकी बनती नहीं है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका उस वक्त जब उनको लग रहा है कि नेहरू को कुछ और कर दिया गया और जरूरत मेरी थी। बात उस समय की है कि जब नेहरू जी को चौथी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और लगभग 8 महीने 9 महीने बाद 11 महीने बाद देश की आजादी का झंडा फहराया जाना है, और सबको उम्मीद थी कि इस बार सरदार पटेल बनेंगे अध्यक्ष। तब सरदार पटेल ने क्या कहा, मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात तो हमारे बीच में किसी और के पास नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि जब पहला प्रधानमंत्री बनने की बात थी तो ये कसम कस थी कि नेहरू जी को बनाया जाए या सरदार पटेल को। और हम जानते हैं इस बात को कि सरदार पटेल नहीं होते तो बाकी की जितनी भी रियासतें हिंदुस्तान में शामिल नहीं हो सकती थी, वो सिर्फ उनका काम था। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और नेहरू जी ने कोई कम इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी अलग थी, दोनों के काम अलग थे, दोनों का तरीका काम का अलग था और दोनों की कभी बनती नहीं थी। लेकिन पर्पस दोनों का एक था, देश की आजादी। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ये है, 97% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अपना पर्पस डिफाइन नहीं है और ये पता नहीं है कि हमारा पर्पस क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी वजह क्या है। और जो हमारा एक्शन और एक्टिविटी होती है वो हमारे पर्पस से एंगेज हो जाती है। और इतनी छोटी सी बात पे हम बिगाड़ देते हैं कि हमारा पूरा ड्रीम में आग लग जाती है। यह पत्र उस वक्त का है जब नेहरू जी को चौथी बार अध्यक्ष बना दिया गया और डीपी मिश्रा जो बहुत बड़ा ओहदा रखते थे राजनीति में, उन्होंने एक पत्र लिखा 11 जुलाई 1946 को सरदार पटेल को। सजीव है, उनकी बुक में से मैंने निकाला है, वो प्रिंट आउट है, और किताब का नाम है भारत विभाजन। 11 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा, 17 जुलाई 1946 को 1946 को ये पत्र मिला सरदार पटेल को, और 29 जुलाई 1946 1946 29 जुलाई को उन्होंने सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी और लिखा, प्रिय श्री मिश्रा, आपका 11 तारीख का पत्र मुझे 17 को मिला। यद्यपि नेहरू चौथी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, वह अक्सर बच्चों जैसी अबोधता के साथ कार्य करते जाते हैं जो हम लोगों को अप्रत्याशित रूप से बड़ी कठिनाई में डाल देती है, और आपके नाराज होने का कारण बहुत उचित है। डीपी मिश्रा नाराज हुए कि क्यों नेहरू को दोबारा बना दिया चौथी बार अध्यक्ष, और उसका जवाब सरदार पटेल दे रहे हैं कि आपकी नाराजगी का कारण सही है क्योंकि वे कई बार नादानी कर देते हैं। नेहरू जी इतनी स्पष्टता के साथ लिख के दिया है अपनी असहमति, आपके नाराज होने का कारण उचित है।
परंतु हम लोगों को अपने क्रोध को अपनी अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? आपके नाराज होने का कारण उचित है, मैं कारण अनुचित नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें अपने क्रोध को, अपने गुस्से को अपनी अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम लोग, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब हम लोग एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं। कौन सा समय नाजुक? 29 जुलाई को लिखा है 46 में, और 47 15 अगस्त को आजादी मिलनी है। लगभग ठीक 12 महीने बाद, है ना? हमें अपने अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम लोग एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं जब हमारे जीवन भर के कार्य का सफल परिणाम आ सकता है। पूरी जिंदगी लग गई ना इस आजादी के लिए, और आजादी बस 15 अगस्त को तो झंडा फहराना है। आजादी तो 6-8 महीने पहले ही फाइनल हो गई थी। तो अब तो हमें हमारी जितनी मेहनत हमने पूरी जिंदगी भर की है उसकी सफलता का श्रेय मिलना है। वो हमारा काम अब पूरा होना है, सफलता का परिणाम आ सकता है, अथवा मूर्खतावश हम पथभ्रष्ट हो जाने से हमारी आशाओं के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। 2 ऑप्शन है। अगर हमने अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया और हमारी अच्छाइयों पर हावी हो जाने दिया, तो हमारी पूरी जिंदगी भर की जो मेहनत थी उसका जो सफल परिणाम आ सकता था वो नहीं आएगा, और हमारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और आशाओं को टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कितनी क्लैरिटी है उनके पर्पज में। हर व्यक्ति को अपने ऊपर लेके सोचने की जरूरत है। ये असहमति अपनी डाउनलाइन से हो सकती है, असहमति अपनी अपलाइन के साथ हो सकती है, पर हम क्या कीमत चुका रहे हैं उसकी। सुनो, हम एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं जब हमारे जीवन भर के कार्य का सफल परिणाम आ सकता है, अथवा मूर्खतावश पथभ्रष्ट हो जाने से हमारी आशाओं के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और जो प्याला अमृत से भरा हुआ है और जो हमारे ओंठों के बहुत नजदीक है, आजादी का प्याला है ना, ये आजादी के अमृत का प्याला है, और जो प्याला अभी अमृत से भरा हुआ है और जो हमारे ओंठों के बहुत नजदीक है, उसकी एक भी बूंद का स्वाद चखने से पहले वो हमारे हाथों से गिर सकता है। कैसे गिर सकता है? अगर हमने अपने क्रोध को अपनी अच्छाइयों पर हावी होने दिया। कब गिर सकता है? जब हम नेहरू की इस बात से, कांग्रेस से अलग हो जाएं। कब गिर सकता है? जब हम कांग्रेस से नाराज हो जाएं, जब हम गांधी जी से नाराज हो जाएं, जब हम इस कांग्रेस की एकता को तोड़ दें। तो जो अमृत से भरा हुआ प्याला है, आजादी के अमृत से भरा हुआ प्याला है, और जो मेरे ओंठों के नजदीक आ गया है, उसकी एक बूंद भी चखने से पहले वो बिखर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अप्लायंसेस नहीं बन रही है और आप अलग हो गए अप्लायन से, आप सबमिशन में नहीं है अप्लायन के, आपने अप्लायन की बात सुनना बंद कर दी, आपने बात करना बंद कर दी। आपको पता है आपका पर्पज क्या है? अगर आपका पर्पज 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, तो अप्लायन की इतनी सी बात के पीछे कि आपने उससे कहा और वो आपकी मीटिंग करने नहीं आया, और स्टेज पे वो 2 मिनट ज्यादा बोल लिया और आप 2 मिनट कम बोल लिए, या उसने दूसरी लेग को ज्यादा समय दे दिया, आपको कम समय दे दिया, आपने कहा मेरे मंथ एंड में पीवी कर देना, उसने नहीं किया और आप अप्लायन से नाराज हो गए, उसके सबमिशन से आप हट गए। क्या कीमत चुका रहे हो पता है? कि 10 लाख रुपए महीने की जो इनकम आनी थी और जो अमृत का प्याला हर महीने 10 लाख रुपए 10 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में जाना था, उसकी एक बूंद भी चखने से पहले वो प्याला बिखर सकता है। और हम नाराज हो गए। सोचो ना जरा, बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी अपलाइन से, तुम्हारी डाउनलाइन से, तुम्हारी वेस्टिज से, तुम्हारी विनिंग टीम से, तुम्हारी क्रॉस लाइन से है, तो जरा सोचो ना
किस बात की है? क्या वो इतनी बड़ी बात है कि तुम्हें चौथी बार अध्यक्ष बनाना था और किसी और को बना दिया? क्या ताज तुम्हें पहना था वो किसी और को पहनाना दिया? अच्छा समझ में आ रही है बात? जीपी सिंह, हमारा पर्पज भूल गए हम। एक सीईओ मीटिंग होनी चाहिए थी, हमने 4 कर ली। क्यों? क्योंकि मेरा नाम आना चाहिए था इसमें। मैं अपनी मीटिंग में ज्यादा बोल पाऊंगा, उस मीटिंग में नहीं बोल पाऊंगा। तो तू जिंदगी भर यही करता रहेगा और 50,000 से ऊपर का चेक नहीं बनेगा तेरा। क्यों? तेरी डाउनलाइन जो आएगी ना, वो भी तो डुप्लीकेट करेगी बेटा, फिर वो भी 4 मीटिंग और कर लेगी। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम, जरा कल्पना कर सकते हो? गुलाब, मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रही है ना? मेक सेंस? क्या कहा है? अब मैंने जितनी बातें कही ना, इसको समझ के बैक ऑफ माइंड में रख के दोबारा सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। सुनो, हमें अपनी अच्छाइयों पर हावी, हमें अपने क्रोध को अपनी अच्छाइयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम लोग एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं। क्या हम सारे लोग नाजुक समय से नहीं गुजर रहे हैं? आपने कितने लोगों की कहानियां सुनी है? सारी कहानियां इस दर्द की नहीं थी कि लोगों ने उनको, आपने सुना अशोक को, आपने सुना प्रमोद को, आपने सुना सागर को, आपने नहीं सुना कि लोगों ने इनकी बर्बादियों की कहानी किससे करना शुरू कर दिए थे? और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है। रवि, तुम्हें कौन से लोगों ने छोड़ दिया है? मंजीत, तुमसे कौन लोग खुश हैं? एक एक व्यक्ति पे हाथ रख के मैं जानता हूं, अगर आत्माराम तुम्हारी पत्नी कहां है? तुम्हें अपनी पत्नी को प्रूव करके दिखाना है। मैं एक एक का दर्द जानता हूं ना। श्री, कौन से लोगों ने छोड़ दिया है अपने को? और अब तो सफलता कदमों में है और हम किस बात से परेशान हैं? अरे यार, वो 14 तारीख को फंक्शन रख दिया ना, मेरे मामा के फूफा के लड़के की शादी आ गई, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। वो देगा तुमको पैसे, वो देगा तुमको मचड़ीच, वो मामा के फूफे का लड़का। ये भैया भी समझते नहीं है। 3 दिन का मुझे सलाह दी किसी ने, भैया 1 दिन का कर लो ना फंक्शन। क्यों? क्योंकि 3 दिन में फिर ना बाकी प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कहा तू बिजनेस छोड़ दे, बाकी प्रोग्राम कर ले। हम तो सोच रहे 5 दिन का करें। पर्पज ही पता नहीं है। अशोक, कब तक जवाब दोगे ग्वालियर के लोगों को? मैं हर एक से पूछा हूं, तुमसे पूछा हूं दिलीप। क्या? तुम्हारी कहानियां तुम्हें पता है, नहीं तो लिखो कि जब तुम ड्यू सीरीज बन के स्टेज पे बोलोगे तो तुम्हारी विनिंग स्पीच क्या होगी। तुम्हारा दर्द उसमें झलकना चाहिए। वो तुम्हारा पर्पज है, वो तुम्हारा ड्रीम है, वो तुम्हारा विजन है, वो तुम्हारी वजह है। और उसके सामने कौन सी चीज ऐसी है जो उससे बड़ी है? यहां सरदार पटेल कह रहे हैं कि मेरे लिए वो जो हमारी मूर्खता के कारण वो जो प्याला अमृत से भरा हुआ है, जो हमारे ओठों के बहुत नजदीक है, उसकी एक बूंद का स्वाद भी चखने से पहले वो हमारे हाथों से गिर सकता है। स्थिति उलझनों और कठिनाइयों से भरी हुई है। अजीत, तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, बैठो, तुम्हारी ब्लॉक हो गई सारी नसें। ये तो बहुत बढ़िया था, तुम वापस आ गए। तुम अपनी जिंदगी के लिए वापस नहीं आए हो, तुम्हें अभी लाखों जिंदगियां छूनी है इसलिए वापस आए हो, नहीं तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। तो उस बात के सामने तुम्हारे लिए कौन सी चीज बड़ी है, मैं ये जानना चाहता हूं। एक ही व्यक्ति से कह रहा हूं मैं, जिनसे मेरी आंखें मिल रही हैं और जिनसे मेरी आंखें नहीं मिल रही, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात, क्योंकि आपकी कहानी मुझसे ज्यादा आपको पता है। ये ऊपर वाले, तुमसे भी कह रहा हूं, हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पूरी घटना एज इट इज हम पे घटती है जो सरदार पटेल ने कही। हम बहुत हमारी स्थिति और उलझनों
और कठिनाइयों से भरी हुई है और हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, परंतु ऐसे अवसरों पर अनुभवी सैनिकों को अपने पांव मजबूती से कसकर जमीन पर जमाए रखते हुए देश जिन उपद्रवों और झगड़ों से गुजर रहा है उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। हमारे पास एक छोटी मोटी सी कोई कंपटीशन आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। वो तुम्हारा कंपटीशन पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश के युद्ध से ज्यादा बड़ा है क्या जयदेव? हमें उस वक्त अपने पांव मजबूती से जिसे जमा रखने की जरूरत है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और आप शायद सोच रहे होंगे, सरदार पटेल कह रहे हैं डीपी मिश्रा से कि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मुझसे संपर्क किया गया होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया और मुझे तो कार्य मुक्त होने के लिए दबाव डाला गया। मैं आपको सब कुछ एक पत्र में नहीं लिख सकता क्योंकि बुद्धिमानी नहीं होगी, पर मैं ये महसूस करता हूं कि हम एक नाजुक मोड़ पर, हम लोगों का उद्देश्य क्षतिग्रस्त हुआ है और इससे निकलना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन अब सुनो, नेहरू जी, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं कुछ चीजों को हटा के, नेहरू जी कई बार इतनी नादान निर्णय ले लेते हैं जिससे हम सबको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सजीव ये बात जानते हुए इस बात को कि नेहरू कई बार सिखों के मामले में, इस मामले में, उस मामले में इतने नादान निर्णय ले लिए जिससे हम सबको बहुत तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। किंतु अब सुनना, किंतु इतनी बुराई कर दी, इतने फैक्ट उन्हें समझ लिए, फिर कह रहे हैं किंतु वे अपने भोलेपन में किए गए इन अविचारित, बिना सोचे समझे कार्यों के बावजूद, शब्द सुनना क्या लिखा है, वे अपने भोलेपन में किए गए इन अविचारित कार्यों के बावजूद उनमें स्वतंत्र स्वाधीनता के लिए अद्वितीय उमंग और उत्कृष्ट जोश है जो उन्हें बेचैन कर देता है। समझ रहे हो ये बात संदीप जी? ये सब है, नादान है, बेकार काम कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, अध्यक्ष खुद बन गए, मुझे बनने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने भोलेपन में जो भी काम करते हैं वो उसके लिए, उनकी स्वाधीनता के लिए उनमें अद्वितीय उमंग है, उत्कृष्ट जोश है जो उन्हें बेचैन कर देता है और अधीरता की उस सीमा तक पहुंचा देता है जहां वे अपने आप को भूल जाते हैं और उनकी सारी क्रियाएं अपने प्रिय लक्ष्य तक बिजली की गति से पहुंचने के सर्वोत्कृष्ट विचार से निर्देशित होती हैं। वे इतने भोले हैं कि भोलेपन में जो काम करते हैं ना वो स्वाधीनता के लिए बहुत जरूरी है। उनका जोश, उनका उमंग और उनके निर्णय स्वाधीनता के लिए इतनी उत्कृष्ट जाति के हैं कि वो उन्हें बेचैन कर देता है और उनकी अधीरता को इस सीमा तक पहुंचा देता है कि वे अपने आप को भूल जाते हैं और वो अपनी क्रियाएं अपने लक्ष्य तक बिजली की गति से पहुंचने के सर्वोत्कृष्ट विचार से निर्देशित होती हैं। सुनो, अत्यधिक कार्य होने से, उनका तनाव से उनका मस्तिष्क थक जाता है। पटेल कह रहे हैं नेहरू के लिए बहुत काम है ना, तो तनाव से उनका मस्तिष्क थक जाता है, वे अकेलापन महसूस करते हैं और आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों में हम लोगों को उनके साथ सहन करना है। समझ में आ रही है महेश? अब मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करता हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं, श्रीदेवी समझ में आ रही है बात? एक तरफ वो क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी ऐसे हैं वैसे हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दी है, वो ऐसे निर्णय कर लेते हैं जिससे डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि स्वाधीनता के लिए उनमें बहुत जोश है, उमंग है जो उन्हें पागल कर देता है और उनका दिमाग इतना थक जाता है कि वे ऐसे उलझुल निर्णय ले लेते हैं तो भी हमें उनके साथ इस अवस्था में सहयोग करना है और उनके साथ सहन करना है। सहन शब्द लिखा है, सहन करना है, बियर करना है। विरोध उन्हें कभी कभी उग्र बना देता है,
उनकी वीकनेस समझ रहे हैं सजीव है। विरोध उन्हें कभी कभी उग्र बना देता है क्योंकि वे अधीर हैं, इम्पेशेंस हैं। तो थोड़ा सा भी विरोध होता है ना तो वे इरिटेट हो जाते हैं। उनका वर्तमान कार्य भी अपने साथ युवाओं को सम्मिलित करने की उत्कृष्ट इच्छा का ही परिणाम है। यद्यपि ऐसा करने में उन्होंने एक भयंकर भूल कर दी है, वे अपनी इस भूल को सुधार करने के लिए भी हिचकेंगे नहीं। मैं जानता हूं जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने दूसरों के साथ तथा संगठन के साथ अन्याय किया है। पता है सरदार पटेल क्यों सहन कर रहे हैं? उन्हें पता है कि हमारा पर्पज आजादी है और नेहरू का पर्पज आजादी है। जब दोनों के पर्पज आजादी है तो वे जैसे हैं वैसे मुझे उन्हें सहन करना है। मेरा विरोध तब होता जब उनका पर्पज कुछ और होता, मेरा पर्पज कुछ और होता। जब तुम्हारी अपलाइन का, तुम्हारी डाउनलाइन का, विनिंग टीम का, बेस्टीज का, तुम्हारी क्रॉस लाइन का पर्पज सिर्फ एक है, ग्रोथ, सक्सेस, टू अचीव योर ड्रीम, तो तुम्हें सहन तो करना ही होगा, क्योंकि दो लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते और एक से नहीं हो सकते। अगर पर्पज अलग अलग है तो तोड़ दो संबंध। वे नेहरू को उन्होंने इसलिए सहन किया क्योंकि उनका पर्पज और नेहरू का पर्पज एक है। उनने नेहरू से बिगाड़ी क्यों नहीं? कांग्रेस अलग क्यों नहीं हुए? यूनिटी ब्रेक क्यों नहीं होने दी? क्योंकि हमारा पर्पज डिफीट हो जाएगा। एक पर्पज है तो संगठन बना के रखा, और पर्पज एक है तो गलत निर्णय नहीं लिया, और पर्पज एक है ये डिसाइड हो गया तो उनको बियर किया, उनको सहन किया, उनकी जो वीकनेस थी उसको एक्सेप्ट किया। और अगर ये नहीं होता तो पता है इसकी कीमत क्या होती? तुम और हम इस स्वतंत्र भारत में खुली सांस नहीं ले पाते। अगर 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 झगड़ा हो जाता नेहरू का और सरदार पटेल का, तो नेहरू गांधी जी क्या कर लेते अकेले? फिर ये जो रियासतें मिली, कितनी रियासतें मिली? 42, 46, 45, क्यों तेजपाल? 125, 225, 225 रियासतें जो मिली, ये नहीं होती हो जितने 225 स्टेट बन गए होते, 225 देश बन गए होते, तो हम स्वतंत्र भारत में रह पाते? हाँ, अब वो प्रेजेंट राजनीति हो जाएगी तो रुक जा, यहाँ 370 में बात मत कर। अभी मेरा पर्पज वो पॉलिटिक्स नहीं है, मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं वो समझो। अगर ये नहीं होता तो कीमत समझ रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने छोटी छोटी बातों के पीछे जो ब्रेकअप कर लिए, तुमने छोटी छोटी बातों के पीछे जो तुम्हें संगठन को तोड़ दिया, तुमने अगर छोटी छोटी बातों के पीछे अगर सबमिशन में नहीं रहे, तुम छोटी छोटी बातों के पीछे अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहे, तुम अगर छोटी छोटी बातों के पीछे अगर तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तुम्हारी छोटी छोटी बातों के पीछे अगर तुमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसकी कीमत जानते हो? जैसे हम स्वतंत्र भारत में हवा नहीं, स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले सकते थे, ऐसे इसकी कीमत यह है कि तुम और तुम्हारी पीढ़ियों तक गरीब बने रहेंगे, और इतना बढ़िया मौका और अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है जो छूट जाएगी। मैं यहां तक कहता हूं, सूरत दूर है, इंदौर नजदीक है, अब दिल्ली दूर है, क्या कीमत चुका रहे हो? तुम्हें पर्पज पता नहीं है। कुछ शक्लें दिख रही हैं मुझे जो सूरत में थी और दिल्ली में है, इंदौर में है और दिल्ली भी होंगी, और कुछ सूरतें ऐसी भी दिख रही हैं, सूरत तो दूर है, इंदौर ही कर लेंगे। खबरदार, अगर किसी आदमी ने कहा कि मेरे सपने और पूरे करने हैं, अगर तुम्हें सूरत दूर दिखता है और दिल्ली दूर दिखती है, तो क्या कीमत चुका रहे हैं हम? क्या कीमत चुका रहे हैं? सुनो, जिस बच्चे को इस संसार में जन्म लेना होता है ना,
उसे भी मां के पेट में 9 महीने उल्टा लटकने की कीमत चुकानी पड़ती है। निश्चय तुम क्या समझते हो कि जो पेट में बच्चा 9 महीने रहता है तो बहुत आराम में रहता होगा? टांगे मुंह तक आती हैं, हाथ अंदर समटे हुए होते हैं, उल्टा लटका रहता है। मां मिर्ची खाती तो उसको चुभन होती है, मां ठंडा सोडा पीती है तो वो तिलमिला जाता है। पूछो इन माओं से। अगर वो शांति से रह रहा होता तो ना कभी हाथ मारता ना पैर मारता बेचारा। शांति से रह रहा होता तो कभी उसकी नाल नहीं फंसती। तुम्हें कीमत तो चुकानी नहीं है और सेलिब्रेशन चाहिए ड्यू सीडी जैसा। पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीना, बदलने को तैयार नहीं है। क्या लक्ष्मण, जरा सरदार पटेल के जूते में पैर रख के सोचो, जिसने अपना पूरा जिंदगी लगा दी हो, जीवन लगा दिया हो, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं बन पाए हो चौथी बार भी, फिर भी उनके काम में, उनकी वर्किंग में, उनकी निष्ठा में कमी नहीं आई, क्योंकि उनका पर्पस डिफाइन था कि मुझे देश की आजादी चाहिए, बस। माफ करना, हमारी वर्तमान की राजनीति और हमारे वर्तमान के राजनेता का भी अगर पर्पस डिफाइन हो जाए ना तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाता। मेरे से तो कोई कह रहा था कि भैया एक आध बार संसद में भाषण दे दो। मैंने कहा यार फिर मैं ही नहीं रहूंगा, मुझे उनको नहीं सुधारना है, मुझे तुम्हें सुधारना है। उन्होंने नेहरू से उनकी इतनी असहमति होने के बावजूद भी नेहरू में गुण देख लिए। क्या गुण देखे? कि वे अधीर हो जाते हैं क्योंकि दिमाग पे बहुत प्रेशर है। तुम्हारी अपलाइन तुम्हें थोड़ा जोर से बोल दे, उसने मुझे जोर से बोल दिया। किसी भी बात पे नाराज हो जाओ तुम तो। और इसलिए उन्होंने बात कही कि मेरा पर्पस आजादी है, उस आजादी के मार्ग में अगर कोई चीज हटेगी, कोई अड़ेगी तो मैं उसे हटा दूंगा। मैं आपसे कहता हूं आज की रात ये डिसाइड करो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। इसलिए कहता हूं बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। इन्हें बड़ा युद्ध जीतना था तो तुम क्या सोचते हो क्या सरदार पटेल की नहीं बनती थी नेहरू से? अरे नेहरू की भी तो सरदार पटेल से नहीं बनती थी। कभी नेहरू जी की चिट्ठी मिलेगी तो वो भी पढ़ा दूंगा। नेहरू जी तो ऐसे ही कहते होंगे कि सरदार पटेल से मेरी बनती नहीं है, लेकिन क्या करूं, देश की आजादी का सवाल है तो मैं सरदार पटेल अच्छे बहुत हैं, योग्य हैं, संगठनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा काम करते हैं, सरदार हैं, लोहे पुरुष हैं, देश के लिए उनको जरूरत है, इसलिए मैं उनको सहन करने को तैयार हूं। तुम्हारी जिससे नहीं बन रही है तो उसकी भी तो तुमसे नहीं बन रही है। तुम कहते हो मेरी पत्नी से मेरी बनती नहीं है, तो पत्नी से पूछ ले, वो कहता है पत्नी से नहीं बनती है। आत्माराम, आत्मानंद, अरे ठीक है, राम है, नंद है। पर्पस डिफाइन करो, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो मैं पॉज तुम्हें दे रहा हूं ना, ये मत समझना मैं भूल गया हूं। हाँ, ये पॉज तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सोचो, क्योंकि तुम यहां से जाने के बाद तो अभी खाने में चल जाओगे। तो सोचोगे कब? मैं सुचवाऊंगा अभी यहीं। आजकल की जो नई एजुकेशन है ना, उसमें होमवर्क घर के लिए नहीं दिया जाता, वहीं करवाया जाता है।
क्योंकि नटखट बच्चे हो तुम, घर पे होमवर्क करोगे ही नहीं, तो यही सोचो और डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चेंज करना है।